हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी एमएपीसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एमपीसी 003 के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। एक्चुअल में तो जो सीरीज है आपकी वो अपडेट हो रही है जून 2025 के एग्जामिनेशंस के लिए। ये आप मेरे चैनल पर हैं फिलहाल और प्लेलिस्ट सेक्शन मैंने ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सभी में वीडियोस को अपडेट किया जा रहा है। आज आप एमपीसी 003 के कुछ पोर्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले तो प्लेलिस्ट ऑन कर देती हूँ, ओपन कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियोस हैं ये आप सब देख चुके हैं। टोटल 7 वीडियोस हैं थर्ड पेपर में। जो पर्सनालिटी का जो पेपर है उसमें बहुत थ्योरीज हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है उसका। फिर भी हमने प्रीवियसली 7 वीडियोस में उसके पोर्शन को, उसके सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग जून के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 7 वीडियोस कवर कर चुके होंगे। मुझे आपको आगे ये बताना है कि 7 के आगे अभी हमें 2 वीडियोस और अपडेट करने हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। वो टॉपिक्स आपके जून 2025 के लिए अपडेट किए गए हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि वो टॉपिक्स हैं कौन से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे थर्ड पेपर ओपन किया हुआ है। इसमें इंडेक्स में मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो आपने 7 तक वीडियो कवर किए हैं वहां पर आपका लास्ट टॉपिक होता है वेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर्स। ये शॉर्ट में थे कुछ टॉपिक्स। यहाँ पे इसके बाद 28 टॉपिक से लेके 36 तक काफी टॉपिक्स हो जाते हैं तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। जैसे सेकंड पेपर में एक ही वीडियो में कवर हो गए थे, लेकिन यहाँ पर हमें 2 पार्ट में उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। आज हम अप्रॉक्स 4 थ्योरीज को कवर करेंगे 28 से लेके 31 तक अप्रॉक्स, और बचे हुए पोर्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो दोनों वीडियोस हैं आपको इसी प्लेलिस्ट में आगे अपडेटेड मिलेंगे। और वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जून 2025 के लिए स्पेसिफिकली। बाद में भी अगर आप पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन के बाद भी अगर आप कभी इस वीडियो को देखते हैं तो भी जाहिर सी बात है आपके सिलेबस की ही चीजें हैं। तो स्टार्ट करेंगे सुलिवन्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी से। जो थ्योरी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है साइको एनालिसिस का और फ्यूजन कह सकते हैं आप कॉम्बिनेशन की जगह, कि ये साइको एनालिसिस में सोशल साइकोलॉजी का फ्यूजन है। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है पर्सनालिटी की, वो हैरी स्टैक सुलिवन ने दी थी 1892 से 1949 के बीच में। ये जो थ्योरी है दैट प्लेसेस सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर सोशल एनवायरनमेंट रादर देन ऑन इंटरनल ड्राइव्स। इंटरनल ड्राइव से ज्यादा ये हमारे सोशल एनवायरनमेंट में हम जिस तरह से अपने आप को शेप कर पाते हैं, ये उस चीज पर फोकस करती है। सिगमंड फ्रॉइड ने भी पर्सनालिटी पे बहुत वर्क किया है तो उन्होंने जो चीजें बताई हैं उससे ये कनेक्ट भी करती है। सुलिवन्स अप्रोच इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट बिकॉज इट इंटीग्रेट्स एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी विद साइकोएनालिसिस। जैसे मैंने भी आपको बताया, हिज वर्क पेव्ड द वे फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनालिटी एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस। उन्होंने बताया कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस से कैसे शेप में आती है, इस चीज की उन्होंने बात की थी। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की पहले बात करेंगे। सुलिवन आर्ग्यूड दैट पर्सनालिटी डेवलप्स थ्रू सोशल रिलेशनशिप प्राइमरली इन चाइल्डहुड। आपने साइकोडायनामिक्स में भी ये चीज पढ़ी है, आपको पता है कि चाइल्डहुड में जिस तरह की चीजें हमारे साथ होती हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, ऐसा वहां भी कहा जाता है। And is shaped by interaction with others. He believed that an individual's personality is formed through their experiences with significant others. जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं उनके साथ में हम जिस तरह का रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, जिस तरह के एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं, उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर ये फोकस करती है। सेल्फ सिस्टम की ये बात करती है। सेल्फ सिस्टम रेफर्स टू द वे individuals protect themselves from anxiety which is often rooted in interpersonal issues. Sullivan proposed that people develop certain defense mechanism to cope with anxiety caused by interpersonal conflict. जब भी किसी दूसरे पर्सन के साथ में हम कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आते हैं तो ऐसे में क्या होता है, हमारा एक सेल्फ सिस्टम वर्क करने लगता है जो ऑटोमेटिकली डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करने लग जाता है। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है, हम जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं वो कई बार अनविलिंगली कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम उसको करते चले जाते हैं अनकॉन्शियसली। तो जो भी डिफेंस मैकेनिज्म होती है, चाहे डिनायल हो, डिस्टॉर्शन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, टू नेम अ फ्यू, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, वहां पे हमारा सेल्फ सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देता है ऐसी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन में। देन एंग्जाइटी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। ये कहते हैं कि जब हम सोशल सिचुएशन में रहेंगे तो हम एंग्जाइटी भी एक्सपीरियंस करेंगे। इट इज वेरी कॉमन। Anxiety plays a central role in Sullivan's theory. He believed that anxiety arises when a person's interpersonal relationship are threatened. जब हम किसी भी पर्सन के साथ में या हमारे आसपास जो लोग होते हैं, अगर हमारे उनके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो जाहिर सी बात है हम बहुत अच्छा तो नहीं फील करते, नॉर्मल भी फील नहीं करते, अच्छा तो छोड़िए। तो ऐसे में क्या होता है, हमें उस चीज को लेकर माइंड में नेगेटिविटी आने लगती है या मन में बेचैनी होने लगती है, तो वो एंग्जाइटी होती है। तो वो जो एंग्जाइटी होती है वो स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस की वजह से आती है। The fear of being rejected or misunderstood leads individual to develop strategies to protect their sense of self.
सच इज क्रिएटिंग अ फैकेट टू मैनेज हाउ अदर्स परसीव देम। कई बार लोग अपनी इस तरह से पर्सनैलिटी बिल्ड करने की कोशिश भी करते हैं कि वो चाहते हैं कि लोग वैसा ही हमें जाने जैसा हम चाहते हैं कि वो हमें जाने, तो इसीलिए कई बार उनको अपनी पर्सनैलिटी उस हिसाब से एडजस्ट भी करके रखनी पड़ती है। अर्ली रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस पर भी ये थ्योरी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती है। वो कहती है कि जो भी मदर चाइल्ड रिलेशनशिप है, ये तो एक एग्जाम्पल के लिए हो गया, हमारे अर्ली रिलेशनशिप बहुत सारे होते हैं, केयर गिवर हमारे साथ होते हैं, वो हमारे भाई-बहन की फॉर्म में हो सकते हैं, कोई बड़े हमारे क्लोज़ रिलेटिव्स की फॉर्म में हो सकते हैं, मदर, फादर, ग्रैंड-पेरेंट्स। ये सभी हमारे बाद में जो सोशल इंटरैक्शन हम करेंगे ना, उसका फाउंडेशन रखते हैं। कहते भी हैं कि बच्चा जो होता है, वो अपने घर से सीखता है, अपने ग्रैंड-पेरेंट्स से सीखता है। आप देखिए बच्चा वैसे ही तो बात करने लगता है जैसे उसके ग्रैंड-पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स बात करते होते हैं। वही लैंग्वेज तो वो यूज़ करने लगता है, उसी तरीके से तो उसका तरीका होता है। तो कहते हैं ना, एक बच्चा जो होता है, वो अपनी फैमिली को रिप्रेज़ेंट करता है। तो इफ अ चाइल्ड एक्सपीरियंसेस नर्चरिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप, तो वो अच्छे तरीके से उनकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज और हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होंगे जब वो आगे बढ़ेंगे, और इसका उल्टा होगा तो चीज़ें ऑपोज़िट हो जाएँगी। देन ये जो थ्योरी है, दैट आल्सो फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनिफिकेशन, यानी द चिल्ड्रन डेवलप पर्सोनिफिकेशंस व्हिच आर मेंटल इमेजेस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स फॉर्म्ड थ्रू अर्ली एक्सपीरियंसेस। जो भी छोटे बच्चे होते हैं, वो जिस तरीके से भी उनका इंटरेक्शन होता है, वो एक माइंड में एक पिक्चर परसीव करते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए भी, और उस पिक्चर के हिसाब से ही वो चलते हैं। तो जब वो खुद के लिए करते हैं, तो उससे उनकी सेल्फ इमेज डेवलप होती है, अपने बारे में एक कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड माइट हैव अ personification of their mother as nurturing or critical, which shapes how they interact with others in the future। अगर बच्चे को एक टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसका जो माइंडसेट है ना, आगे चल के ऑपोजिट सेक्स के लिए वैसा ही बन जाता है। मतलब वो उसको बुरा समझ सकता है, गलत समझ सकता है, अच्छा समझ सकता है, बेस्ड ऑन कि उन्होंने अपने फैमिली में एनवायरनमेंट देखा कैसा है। The parataxic model of thinking, mode of thinking. In childhood, people tend to think in terms of parataxic thinking, where they make connections between events based on personal experience rather than on logical or casual relationship. For instance, a child might interpret every instance of being rejected as a sign of being unworthy, even if the rejection has a different cause. ये एक पैराटैक्सिक मोड ऑफ थिंकिंग कहलाता है, जहाँ पर सर्टेन सिचुएशन की वजह से हम जजमेंट बना लेते हैं किसी भी चीज का, और ये केवल अपने ही बारे में नहीं है, ये सिचुएशंस के बारे में भी हो सकता है। एक केस मुझे अभी फिलहाल ध्यान आ रहा है, एक पर्सन का, जिसको एक पर्टिकुलर फेस्टिवल से बहुत इश्यू था, टू बी स्पेसिफिक होली से प्रॉब्लम होती थी। होली में जो है वो कलर्स से या एलर्जी या इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एंग्जायटी होती थी। तो उसका रीज़न ये था कि व्हेन दैट बॉय वाज़, छोटा बच्चा था जब वो, तो वो जो भी एनवायरनमेंट देखता था, उससे उसको एंग्जायटी होती थी, घबराहट होती थी। होता भी है, होली का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बच्चे जो हैं, अगर उसको पॉजिटिवली उनको उसमें इन्वॉल्व नहीं कराया जाए, तो डर सकते हैं, घबरा सकते हैं, जिस तरीके का हुड़दंग लोग करते हैं। तो वो सब देखकर उसके मन में एक डर बैठ गया, और एक मॉडल माइंड में सेट हो गया कि इस फेस्टिवल में ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से उस फेस्टिवल के टुवर्ड्स उसका परसेप्शन नेगेटिव हो गया, और उसका इन्वॉल्वमेंट उस फेस्टिवल में बिल्कुल ना के बराबर हो गया। तो इस तरीके से जो हमारे थिंकिंग होती है, अगर वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई भी इवेंट के साथ हम कनेक्ट कर लें, तो वो थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जिसका इफेक्ट किसमें दिखेगा? सोशल एटमॉस्फेयर में दिखेगा। अब वो जो बच्चा था, जब वो होली का फेस्टिवल नहीं एंजॉय कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है, जिस सोशल गैदरिंग में उस चीज को एंजॉयमेंट की तरह लिया जाता है, वहां पर वो खुद ही ऑड वन आउट फील करेगा। राइट, उसको लगेगा कि मैं तो इसमें इसलिए भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एंग्जाइटी उसको रोक रही है, उसका फियर उसे रोक रहा है, और वहां पर उसका सोशल इंटरेक्शन नेगेटिव परसीव्ड होगा। The syntax of the self. Sullivan's theory also focused on how individuals learn to create a coherent sense of self through their interaction with others. The syntax of the self refers to the way people organize their social experiences to make sense of their identities and place in the world. हम सभी लोग सोशल वर्ल्ड में इंटरेक्शन करते ही करते हैं। अपने घर के अलावा की बात हो रही है, वहां तो हम अपना सेल्फ अच्छा बनाए बुरा बनाए, कोई खास फर्क हमें पड़ता नहीं हमारी फैमिली मेंबर्स के बीच में, क्योंकि चीजें पॉजिटिव ही रहती हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, तो हम जिस तरीके का भी बिहेवियर करते हैं, उससे जो भी हमारी इमेज परसीव होती है, उससे हमें भी ये पता होता है कि हम किस तरह से लोगों के बीच में जाने जा रहे हैं। एक एक तो हो गया हम खुद को कैसा समझते हैं, और अब एक दूसरी चीज ये हो गई कि लोग हमें कैसा समझते हैं, ये हम कैसे समझ पा रहे हैं। समझिएगा, थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, मगर आप रुक कर भी सोच सकते हैं इस बारे में। तो वही कहलाता है हमारा कोहेरेंट सेंस ऑफ सेल्फ। ये भी जो थ्योरी है, इस चीज पर भी बात करती है कि हम अपनी इमेज कैसे बिल्ड कर रहे हैं ना लोगों के बीच में, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगेन वो सोशल इंटरेक्शन की बात हो रही है। सुलिवन्स स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब यहाँ पर ये कुछ स्टेजेस की भी बात करते हैं। सेवरल स्टेजेस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को डिवाइड किया गया है,
और ये वही स्टेजेस हैं जो जनरली आप जानते हैं, एज गैप तो वही है, बस नाम बदल गए हैं यहाँ पे। इन्फेंसी वो बिगिनिंग का पीरियड है जहाँ पे मदर या केयर गिवर के अराउंड बच्चा रहता है। इस टाइम पर उसके जो भी फ्यूचर रिलेशनशिप बनेंगे, वो यहाँ पर उनका फाउंडेशन रखा जा रहा होता है। देन कम्स चाइल्डहुड। दिस स्टेज फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड फैमिली मेंबर्स। चाइल्डहुड में उसका जो डेवलपमेंट होता है वो उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से होता है कि दोस्तों के बीच कैसा है, टीचर्स के साथ कैसा उसका बिहेवियर है, पेरेंट्स के साथ कैसा है, केयर गिवर्स के साथ कैसा है, सबके साथ में चीजें जो है वो बन जाती हैं। देन कम्स जुवेनाइल। ये जो फेज होता है इसमें बच्चा अपनी सोशल वर्ल्ड में एक्सपेंड करता है। अब दोस्तों के अलावा, टीचर्स के अलावा ये दुनिया थोड़ी सी और बड़ी होती है। लोग तो वही रहते हैं लेकिन उसी में जो उसका सर्किल है थोड़ा बड़ा होता जाता है, जो 5 से 10 ईयर्स के बीच में होता है। प्री एडोलेसेंस। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स डेवलपिंग डीपर मोर इंटीमेट फ्रेंडशिप एंड लर्निंग टू नेविगेट सोशल एक्सपेक्टेशन। प्री एडोलेसेंस में जो दोस्तों का ग्रुप होता है वो ज्यादा बढ़ता है, उधर ही उसी तरफ बच्चा जो है वो इंक्लाइंड भी ज्यादा हो जाता है। अडोलेसेंस आते आते जो ये थ्योरी है वो ये कहती है कि रोमांटिक रिलेशनशिप और आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये दो चीजें जो होती हैं इस एज में सबसे ज्यादा अडोलेसेंस पर हावी होती हैं। इन्हीं चीजों के अराउंड उसकी लाइफ चल रही होती है, चाहे वो स्कूल एज होती है, साथ में कॉलेज एज भी आ जाती है। तो वो जो फेज होता है, वैसे तो 21 ईयर्स अडोलेसेंस का टाइम होता नहीं है, 18 तक ही माना जाता है, 19 तक माना जाता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस प्लस माइनस आगे पीछे रहता ही है। तो कुल मिलाकर ये जो थ्योरी देखें वो ह्यूमन डेवलपमेंट के सोशल नेचर की बात करती है, और कुछ चीजें ये साइकोडायनामिक्स से भी इंक्लूड करती है, जैसे एंग्जाइटी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एंग्जाइटी को इंक्लूड करती है, सेल्फ को ही इंक्लूड करती है, सेल्फ तो ह्यूमनिस्टिक से आ जाता है यहाँ पे। उसके अलावा जो सिविलियन है वो एंग्जाइटी, डिफेंस मैकेनिज्म, सोशल इंटरेक्शन, इन चीजों पे फोकस करते हैं। तो कुल मिला के आप कंक्लूजन में इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब आ जाती है दूसरी थ्योरी विच इज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दी थी, और ये जो थ्योरी है ये इस चीज पे फोकस करती है that individuals develop their personality through interaction between cognitive processes, behavior and the environment। तीन चीजों का कॉम्बिनेशन ये मानती है कि जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, क्योंकि कॉग्निटिव थ्योरी है, हमारा बिहेवियर कैसा है और एनवायरमेंट से हम चीजें क्या क्या ले रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। दिस थ्योरी emphasizes that people actively shape their own personalities rather than being passive representatives of external influences। Bandura's model is distinct from traditional psychoanalytical approaches as it highlights conscious thought and social learning in personality development। बेंड्यूरा का जो मॉडल है ना वो ट्रेडिशनल साइकोएनालिटिकल अप्रोच से डिफरेंट है, क्योंकि ये कॉन्शियस थॉट को हाईलाइट तो करता ही है लेकिन वो सोशल लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे फोकस करके करता है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। ये एक जो टॉपिक है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ये आपको 3 मार्कर में भी देखने को कहीं पे मिल सकता है, तो समझ लेंगे तो वहां पर भी लिख पाएंगे। छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ये जो वर्ड है ये सजेस्ट करता है that personality development is a result of the dynamic interaction between behavior, पर्सनल फैक्टर्स एंड द एनवायरनमेंट। जो तीन चीजें हमने अभी बात की थी उन्हीं की यहाँ पे बात है। हमारा बिहेवियर जो है उसमें अलावा हमारे जो थॉट इमोशंस हैं, जो भी थिंकिंग का प्रोसेस है, यानी कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं, और जो इस एनवायरनमेंट से हम जुड़े हुए हैं, दीज थ्री कंपोनेंट्स कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लुएंस ईच अदर। For example, a person's behavior can affect their environment, which in turn can influence their thought and future actions, thus shaping their personality। तीनों चीजें एक तीसरे को अफेक्ट करती हैं। जैसा हम सोच रखेंगे हम अपने आसपास एनवायरनमेंट ही वैसा बिल्ड कर लेंगे, जैसे एनवायरनमेंट में हम हैं वैसी हमारी सोच हो सकती है, उस हिसाब से हम बिहेव करने लगेंगे। तो तीनों चीजें जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, रेसिप्रोकेट करती हैं एक दूसरे को, इसीलिए इसका नाम रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म आता है। फिर सेल्फ एफिकेसी की बात करते हैं। बेंड्यूरा की थ्योरी और सेल्फ एफिकेसी की बात ना हो तो हो नहीं सकता। तो सेल्फ एफिकेसी कहती है कि इंडिविजुअल का जो बिलीफ होता है इन देयर एबिलिटी टू अकम्प्लिश टास्क एंड हैंडल चैलेंजेस। अकॉर्डिंग टू बेंड्यूरा, सेल्फ एफिकेसी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हाउ पीपल अप्रोच टास्क। ये तो जो भी बातें हैं, सेल्फ एफिकेसी का सिंपल मतलब ये होता है हाउ एफिशिएंट यू कंसीडर योरसेल्फ। एफिकेसी में जो वर्ड है वो एफिशिएंसी वर्ड से निकल कर आता है, और एफिकेसी का मतलब होता है कि खुद को आप कितना एफिशिएंट मानते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी भी चीज को, कोई भी गोल है वो आपको कितना चैलेंजिंग लगता है, कितना इजी लगता है, कितना डिफिकल्ट लगता है, ये सब आपकी सेल्फ एफिकेसी को दिखाता है। जो लोग सेल्फ एफिकेसी पे लो होते हैं वो जल्दी गिव अप कर देंगे, चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग सेल्फ एफिकेसी पे हाई होते हैं उनको डिफिकल्ट चीजें भी बहुत आसान लगती हैं, वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होते। ऑब्जर्वेशन लर्निंग इसका एक पार्ट है, जो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है, बताया मैंने आपको कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग मतलब देखकर सीखना, ऑब्जर्व करके सीखना, और ऑब्जर्वेशन लर्निंग ज्यादातर बच्चों से जुड़ी है, क्योंकि बच्चे ही जो होते हैं वो देखकर सबसे ज्यादा सीखते हैं।
बाकी तरीके भी होते हैं सीखने के लिए, लेकिन वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बस सीख रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। जो उनकी नजर में आ रहा है ना, वो सब उनकी लर्निंग का पार्ट होती चली जाती है। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में भी यही दिखाया गया था कि जो एग्रेसिव बिहेवियर पर बनाया गया एक कॉन्सेप्ट था कि एक रूम में बहुत सारी डॉल्स रखी गई थी, एक बोबो डॉल रखा गया था और उसको एक बच्चा जो था वो आके बहुत बुरी तरीके से हिट करता है। इस पिक्चर को बाहर बैठे हुए कुछ बच्चे हॉल से बाहर बैठकर स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, तो वह भी वही बिहेवियर को एग्जिबिट करने लगते हैं। ये दिखाया गया है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी के थ्रू। ये तो पूरी एक थ्योरी ही है अपने आप में अलग से, लेकिन अभी हमने समराइज कर दिया है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इस चीज पर भी फोकस करती है कि जो भी हमारे थॉट थिंकिंग का पैटर्न होता है, जो भी चीजें हम समझते हैं, जो भी करते हैं, वो सभी डिफरेंट सिचुएशन में उसके हिसाब से हम लोग बिहेव करते हैं। बेंड्यूरा आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल्स एक्टिवली प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट एक्सपीरियंसेस एंड डिसाइड हाउ टू एक्ट बेस्ड ऑन देयर इंटरप्रिटेशन। जो कुछ भी हम जैसा भी हमारे कॉग्निशन का प्रोसेस होगा, उसके हिसाब से हम थॉट्स बनाएंगे, उसी के हिसाब से हमारा बिहेवियर दिखेगा, वैसे ही एक्शन हम परफॉर्म करेंगे। लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल भी शॉर्ट में पूछा जाने वाला टॉपिक है 3 मार्कर में। अनदर की कॉन्सेप्ट इज लोकस ऑफ कंट्रोल विच रेफर्स टू हाउ इंडिविजुअल्स परसीव द कॉजेज ऑफ इवेंट्स इन देयर लाइफ। कुछ लोग अपने लाइफ में चीजों के होने की वजह को इंटरनल मानते हैं, कुछ लोग एक्सटर्नल मानते हैं, पर सभी लोग इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही मानते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी तो आप कभी इंटरनल नहीं मानेंगे, उसको एक्सटर्नल कॉज दे देंगे। लेकिन अगर कोई चीज आप क्रेडिट लेने वाली बात होगी तो आप उसको इंटरनल कर लेंगे। तो इंटरनल एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ये होता है कि कई बार लोगों को लगता है कि कुछ चीजें उनके हाथ में ही नहीं है, राइट, तो उन चीजों को वो एक्सटर्नल या इंटरनल उस हिसाब से कह देते हैं। External factors such as fate or luck determining their lives. Locus of control influences personality trait like assertiveness and self confidence. तो कुल मिला के सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है पर्सनैलिटी की, वो ये हाईलाइट करती है कि पर्सनैलिटी इज शेप्ड थ्रू द इंटरप्ले ऑफ कॉग्निटिव फैक्टर्स, बिहेवियर एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पे समराइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड मेच्योर पर्सनैलिटी बाय ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट के हिसाब से एक मेच्योर पर्सनैलिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसीलिए इसको यहाँ पे डाला गया है। और फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या होती है, ये आपको चाहे तो 6 मार्कर में दिख सकता है या 3 में भी दिख सकता है, तो इस टॉपिक को हम क्विकली कवर करेंगे। गॉर्डन ऑलपोर्ट वॉज अ पॉइनियर साइकोलॉजिस्ट जो पर्सनैलिटी की फील्ड में जाने जाते हैं। उन्होंने ट्रेट अप्रोच दी है और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं पर्सनैलिटी से जुड़े हुए जो पर्सनैलिटी में आज भी स्टडी किए जाते हैं। फंक्शनल ऑटोनॉमी, और फंक्शनल ऑटोनॉमी तो एक टॉपिक है जिसको ऑलपोर्ट ने किस तरह से व्यू किया है हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वो मेच्योर पर्सनैलिटी किस पर्सनैलिटी को कहते हैं, ये एक सेकंड पार्ट हो जाएगा, तो 2 पार्ट में ये एक अकेला टॉपिक डिवाइडेड है। पहले समझते हैं कि फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है। फंक्शनल ऑटोनॉमी, जो 2 वर्ड हैं, ऑटोनॉमी मतलब ऑटोमेटिक किसी चीज का हो जाना, इस चीज को दिखाता है। फंक्शनल मतलब जो चीज ऑलरेडी फंक्शनिंग में हो। दिस रेफर्स टू द आइडिया दैट वंस अ बिहेवियर और मोटिव हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, it can become independent of its original driving force. In other words, motives that initially served a purpose may continue to influence a person's behavior even after that purpose is no longer relevant. इस चीज को उन्होंने समझाया था कि किसी भी पर्सन के अंदर जब कोई एक बिहेवियर एक्वायर हो जाता है, कोई एक ट्रेट आ जाता है, ट्रेट की फॉर्म में ज्यादा कहेंगे क्योंकि बिहेवियरिज्म से एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन बात वही निकल कर आती है क्योंकि ट्रेट तो बिहेवियर के थ्रू ही दिखेगा। जब किसी पर्सन के अंदर कोई एक ट्रेट स्टैब्लिश हो जाता है, तो वो उस ट्रेट का भले ही यूज ना करे फ्यूचर में, लेकिन क्योंकि वो उसके पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया है, तो एक स्टेबल कंपोनेंट हो जाता है और ना चाहते हुए भी कहीं ऑटोमेटिक वो वर्क कर सकता है, राइट, चाहे उसकी जरूरत ना भी हो तब भी वो एक जो ट्रेट है उसका वो फंक्शनिंग में आ जाता है ऑटोमेटिकली। इस चीज को इन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी और प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस रेफर्स टू हैबिट और बिहेवियर दैट इनिशियली सर्व अ स्पेसिफिक नीड बट कंटिन्यू इवन व्हेन that need has been satisfied. A person who initially worked long hours for financial gain may continue to do so even after their financial needs are met. क्योंकि उनकी हैबिट बन चुकी है, वो रूटीन में सेट हो चुके हैं, तो शुरुआत में किसी वजह से उन्होंने इस काम को किया, लेकिन अब आउट ऑफ हैबिट वो उसको कर रहे हैं। देन कम्स नेक्स्ट, this more complex form of autonomy refers to behaviors driven by an individual's sense of self, personal values and self actualization. ये वो जो फंक्शनल ऑटोनॉमी होती है जो किसी पर्सन के अंदर डीपर सेल्फ पे डेवलप हो जाती है, कि उसको फील होता है कि उसमें वैल्यूज भी ऐड हो जाती है, उससे लगता है कि उसे चीजें करनी चाहिए। जैसे कि दिस बिहेवियर बिकम पार्ट ऑफ पर्सन्स आइडेंटिटी कंटिन्यूइंग फॉर इंट्रिंसिक रीजंस रादर देन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। उसे बाहर से किसी चीज के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि उनका पैशन होता है, उससे उनको रिवॉर्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो मॉनिटरी गेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं।
तो जिस चीज से उनको रिकॉग्निशन मिलता है या उनका पैशन होता है या उनको सेटिस्फेक्शन होता है, ये सभी चीजें अप्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी के अंदर आती हैं। ठीक, तो फंक्शनल ऑटोनॉमी ये दिखाती है कि कोई भी ह्यूमन मोटिवेशन जो है वो स्टैटिक नहीं होता है, इट इवॉल्व्स एंड कैन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल सोर्स, रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और ये जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है ये हर एक पर्सन में नहीं होती है, जो लोअर लेवल पे देखने को मिलती है वो बहुत सारे लोगों में हो सकती है, लेकिन जो सेकंड हमने बात की वो कम ही लोगों में देखने को मिलती है। बात करते हैं मेच्योर पर्सनैलिटी की, कि ऑलपोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है मेच्योर पर्सनैलिटी का। उनके हिसाब से जो भी एक पर्सन मेच्योर होता है या उसकी मेच्योर पर्सनैलिटी कही जाती है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसके लिए कंपलसरी हैं, होनी ही चाहिए उसमें। जैसे कि शुरुआत करेंगे सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन से। अ मेच्योर इंडिविजुअल कैन व्यू देमसेल्व्स ऑब्जेक्टिवली, अंडरस्टैंडिंग बोथ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जो भी पर्सन खुद को रैशनलाइज कर सकता है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को रैशनलाइज कर सकता है, उसके अंदर सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इमोशनल रेगुलेशन मीन्स इमोशनली वो पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होने का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि पॉजिटिव इमोशंस को ही एग्जिबिट किया जाए। अपने इमोशंस के बीच में एक बैलेंस रख पाना, उनको रेगुलेट कर पाना इज कॉल्ड इमोशनल रेगुलेशन। रियलिस्टिक परसेप्शन, मेच्योर इंडिविजुअल जो होते हैं वो चीजों का एक प्रैक्टिकल व्यू रखते हैं, उन्हें पता होता है कि कितना कोई भी टास्क कितना अचीवेबल है कितना नहीं है, तो इस तरीके से उसका रियलिस्टिक परसेप्शन होता है। उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा आपको डीप डेप्थ दिखाई देगी, जैसे कि उनके अंदर जेन्युइन रिलेशनशिप्स होंगे, शोइंग एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के टुवर्ड्स जो उनका बिहेवियर होगा वो भी बहुत बेहतर होता है। Purpose and direction, people with a mature responsibility are driven by personal values, goals and a sense of purpose. Their actions are guided by intrinsic motivation rather than external pressure. उनकी जो लाइफ की डायरेक्शन है ना, वो बाहर के प्रेशर से नहीं चलती, बल्कि वो खुद से ही इंट्रिंसिकली इतने मोटिवेटेड होते हैं कि वो चीजों को बेहतर कर पाते हैं। ऑटोनॉमी, अ मेच्योर पर्सन इज सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। वही जैसे अभी हम ऑटोनॉमी वर्ड को समझ रहे थे, तो जो उनके अंदर चीजें होती है ना वो इतना ऑटोमेटिक हो जाती है कि उनके अंदर हैबिट की तरह से, ट्रेट की तरह से वो चीजें नजर आने लगती है। तो इसी को कंक्लूड करेंगे कि फंक्शनल ऑटोनॉमी आपने समझा कि क्या होती है और मेच्योर पर्सनैलिटी क्या होती है, दोनों को यहाँ पे समराइज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा पावलोव्स लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये। इसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो पावलोव्स ने थ्योरीज दी हैं लर्निंग की, उनका पर्सनैलिटी से कैसे कनेक्शन है जो थ्योरीज दी हैं, क्योंकि लर्निंग की थ्योरीज हैं, लर्निंग की थ्योरी सभी पर एप्लीकेबल होती हैं, बट वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में अपना रोल कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। Pavlov's learning theory of personality is based on his pioneering work on classical conditioning, which explains how behavior is learned through association. Ivan Pavlov, a Russian psychologist, discovered that animal can learn to associate a neutral stimulus with a meaningful stimulus, resulting in a conditioned response. जो इनका पेवलॉव की थ्योरी है ना, जो उन्होंने डॉग के ऊपर की थी, जिसमें डॉग को बेल बजने पर फूड दिया जाता था और डॉग का सेलिवेशन का प्रोसेस होने लगता था। बार बार जब भी बेल बजती थी, उसके डॉग जो है वो बेल को सुनकर आता था, उसको सामने से फूड दिखता था और उस फूड पर वो अपना रिएक्शन देता था, सेलिवेशन उसे होता था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बेल बजी और फूड नहीं था, तब भी डॉग को सेलिवेशन हुआ। तो उन्होंने ये इस चीज को एसोसिएशन से कनेक्ट करा है कि किस तरह से जब जो डॉग था उसने वो डायरेक्ट फूड से कनेक्टेड नहीं था, वो बेल से उसको एसोसिएट कर रहा था कि अगर बेल बज रही है तो फूड आ रहा है, तो बेल बज रही है फूड नहीं भी आ रहा है तो भी सेलिब्रेशन हो रहा था। तो इस तरीके से एसोसिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। Pavlov's theory of classical conditioning suggests that behavior, emotion, and habits are learned by associating neutral stimuli with significant ones. जैसे डॉग ने देखा, उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग पर भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है कि हम भी जो होते हैं वो अपने बिहेवियर, इमोशन, हैबिट को किसी चीज से एसोसिएट करके कर पाते हैं। इन इस फेमस एक्सपेरिमेंट विद डॉग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से उसने बिहेवियर दिखाया था कि बेल की वजह से ही सेलिब्रेशन होने लगा था, तो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स बनने लगा था। दिस प्रोसेस इज सेंट्रल टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिकॉज इट इम्प्लाइज दैट इमोशनल रिस्पॉन्सेज सच एज फियर, प्लेजर और एंग्जाइटी आर लर्नड थ्रू एक्सपीरियंसेस। अगर किसी गर्म बर्तन को छूने से आपका हाथ एक बार जल जाएगा, तो दूसरी बार सेम सिनेरियो में अगर वो बर्तन ठंडा भी रखा होगा तो भी आप उसको छूने से पहले दूर से कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। तो एसोसिएशन ये होता है, जब स्टिमुलाई के थ्रू या डिफरेंट इमोशनल रिएक्शन के थ्रू भी हमारा एसोसिएशन हो जाता है, तो हम वैसे ही बिहेव करते हैं। अगर एक टीचर ने क्लास में छोटे बच्चे को बहुत बुरी तरीके से डांट दिया, तो उस बच्चे का जो माइंड है उस टीचर के टुवर्ड्स हो जाएगा कि मैम बहुत डांटती हैं। अब ऐसे में ऐसी सिचुएशन आएगी जब वो टीचर उसके सामने आएंगी तो वो घबरा जाएगा, क्योंकि वो उस सिचुएशन को, इमोशनल एक्सपीरियंस को एसोसिएट कर पाएगा, राइट। अगर कोई बच्चा लगातार स्कूल में एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करता है, तो वो स्कूल एनवायरनमेंट के टुवर्ड डर फील कर सकता है। इस तरीके के तमाम एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो आप लिखेंगे।
पैवलव की लर्निंग थ्योरी जो पर्सनैलिटी में अप्लाई होती है, उसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले तो कंडीशनड इमोशनल रेस्पॉन्स। पैवलव थ्योरी सजेस्ट दैट इमोशनल रेस्पॉन्सेज कैन बी कंडीशनड। जैसे डॉग के साथ में हमने सैल्यूएशन का किया था, उसी तरीके से हम डिफरेंट सिचुएशंस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में चीजें कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं। जैसे कि होता भी है, जैसे किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, फिर उस सब्जेक्ट की टीचर उन्हें अच्छी लगने लगती है या सर अच्छे लगने लगते हैं, तो क्या होता है, फिर वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ एसोसिएशन हो गया, डायरेक्ट सब्जेक्ट से नहीं हुआ है, क्योंकि टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, टीचर का पढ़ाना अच्छा लग रहा है, या टीचर अच्छी लग रही है, सर अच्छे लग रहे हैं, तो उनके पढ़ाने से क्या होता है, वो सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। ये एसोसिएशन होता है। तो हमारे इसी तरीके से एक तो एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स हो गया, इमोशनल भी हो सकते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी इसी तरीके से कनेक्ट हो गए एग्जाम्पल्स में। हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। Habituation occurs when a response to a repeated stimulus weakens over time and sensitization leads to an intensified response. ये जो processes होते हैं, ये किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये सिखाते हैं कैसे वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डेवलप कर सकते हैं। जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है, पर्सन को अगर कोई एक सिचुएशन में वो रहा है तो वो जनरलाइज करेगा, अच्छा ऐसा ही आगे भी होता है, राइट। और डिस्क्रिमिनेशन में ऑपोजिट होता है, जैसे किसी पर्सन को एक पेट से डर लगता है, मान लेते हैं किसी डॉग से डर लगता है, राइट, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा कि अगर कोई बर्ड है तो उसे डर नहीं लगेगा, है ना। लेकिन जनरलाइजेशन में क्या है, अगर डॉग से डर लगता है उसकी जगह पे कोई कैट भी है तो उसको डर लग सकता है, क्योंकि वो एनिमल से डर रहा है। देन एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन रिस्पॉन्स अगर एक टाइम के बाद फेड होने लगे तो वो गायब होना शुरू हो जाता है। अगर किसी चीज की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज आपके अंदर नहीं रहेगी, तो उस तरीके से उसका एक्सटिंक्शन होने लगता है। तो पैवलव की जो लर्निंग थ्योरी है पर्सनैलिटी की, वो यही बताती है कि किस तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग या एसोसिएशन जो होता है वो हमारे इमोशनल रेगुलेशन को, हमारे बिहेवियर को कनेक्ट करता है, और इस तरीके से जो पर्सनैलिटी है वो फॉर्म होती है, डेवलप होती है, ग्रो होती है, चीजें बदलती रहती हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कुछ और भी टॉपिक्स हैं आगे के जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो लास्ट पार्ट होगा जून 2025 के एग्जामिनेशंस के लिए टॉपिक हैं। आप सभी ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।